नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉकेट बुक जोन पर। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने अमेरिकी इतिहास और समाज पर आप कह सकते हैं एक अमिट छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं W.E.B. डू बोइस की क्लासिक कृति द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक की। सोचिए, ये किताब 1903 में प्रकाशित हुई थी, मतलब 120 साल से भी ज्यादा पुरानी, लेकिन इसकी गूंज आज भी उतनी ही ताकतवर है। ये 20वीं सदी की शुरुआत के अमेरिकी साउथ में अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव की एक बहुत ज़रूरी ऐतिहासिक आवाज़ है। डू बोइस उस दौर के एक बेहद अहम, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लैक बुद्धिजीवी थे। उन्होंने ये किताब लिखी जो असल में 14 निबंधों का एक संग्रह है, और ये उस समय लिखी गई जब अमेरिका सिविल वॉर के बाद के रिकंस्ट्रक्शन काल यानी 1865 से 1877 के जटिल नतीजों से गुजर रहा था। कहने को तो गृह युद्ध खत्म हो चुका था और गुलामी भी कानूनी तौर पर खत्म हो गई थी, लेकिन नस्लवाद की जो अदृश्य बेड़ियां थीं वो समाज को बुरी तरह जकड़े हुए थीं। इस किताब के केंद्र में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, डबल कॉन्शियसनेस, यानी दोहरी चेतना। ये उस अनुभव की बात करता है जहां एक ब्लैक अमेरिकी को लगातार अपनी पहचान को श्वेत समाज की नज़रों से देखना पड़ता है, जहां वो एक ही वक्त में अमेरिकी भी है और अपने ही देश में एक अजनबी भी। तो आइए इतिहास के इन पन्नों को खोलते हैं और डू बोइस के विचारों की गहराई में चलते हैं। किताब की शुरुआत ही बहुत व्यक्तिगत है, फॉरवर्ड और पहले अध्याय ऑफ आवर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग्स में डू बॉयज अपने बचपन की एक चुभने वाली याद बताते हैं। वो मैसाचुसेट्स के ग्रेट बैरिंगटन में पले बड़े थे और उन्हें नस्लीय भेदभाव का पहला तीखा अनुभव तब हुआ जब स्कूल में एक नई आई श्वेत लड़की ने उनका विजिटिंग कार्ड लेने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो ब्लैक थे। वो लिखते हैं कि उस पल उन्हें महसूस हुआ कि वो दूसरों से अलग हैं, एक व्हील, मतलब एक पर्दे के पीछे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये व्हील या पर्दा सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं था। ये उस समय की सामाजिक और राजनीतिक हकीकत थी। हम बात कर रहे हैं 1890 के दशक के अंत और 1900 की शुरुआत की। ये जिम क्रो कानूनों का दौर था, जब दक्षिण में नस्लीय अलगाव को आप कह सकते हैं कानूनी मान्यता मिल गई थी। वोटिंग बूथ से लेकर स्कूलों और सार्वजनिक जगहों तक सब कुछ बटा हुआ था। ब्लैक लोगों के वोट देने के अधिकार को व्यवस्थित रूप से छीना जा रहा था, और लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा बिना मुकदमे के हत्या एक भयानक रोजमर्रा का सच थी। इसी माहौल में डू बोइस अमेरिकी होने और नीग्रो होने के द्वंद्व को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी द्वंद्व को डू बोइस डबल कॉन्शियसनेस कहते हैं। उनके शब्द खुद इस अनुभव की गहराई बताते हैं। यह एक अजीब सनसनी है। यह दोहरी चेतना, हमेशा अपनी आत्मा को दूसरों की नज़रों से मापने की भावना, एक ऐसी दुनिया के टीप से जो तिरस्कार और दया के साथ देखती है। मतलब अपनी पहचान को हमेशा बाहर से, श्वेत नजरिए से देखना। ये तो एक तरह का आंतरिक संघर्ष हुआ ना? बिल्कुल, ये गहरा आंतरिक और बाहरी संघर्ष है, और यहीं वो व्हील का रूपक, वो पर्दे वाली बात और ज्यादा मायने रखती है। ये व्हील सिर्फ एक विभाजन रेखा नहीं है, ये एक ऐसा पर्दा है जिसके आर पार देखना मुश्किल है। ये ऐसा है मानो ब्लैक अमेरिकी दुनिया को एक अलग धुंधले लेंस से देखने को मजबूर हों, और श्वेत समाज उन्हें या तो देख ही ना पाए या सिर्फ अपनी बनी बनाई छवियों के जरिए देखें। ये पर्दा समझ और सहानुभूति को रोकता है एक तरह से। और इस पर्दे के पीछे के दर्द, संघर्ष और उम्मीद की आवाज हमें मिलती है सॉरो सॉन्ग्स में, यानी उदासी के गीतों में। ये वो नीग्रो स्पिरिचुअल्स थे जो गुलामी के अंधेरे में पैदा हुए थे। डू बोइस इन्हें सिर्फ लोकगीत नहीं मानते, बल्कि अमेरिकी जमीन पर अफ्रीकी आत्मा की एकमात्र सच्ची अभिव्यक्ति मानते हैं। इनमें दुख है, पर गहरी आस्था और मुक्ति की तड़प भी है। और ये गीत सिर्फ अतीत की बात नहीं है, इनकी प्रासंगिकता तो आज भी महसूस की जाती है। देखिए, हाल ही में 2025 की लेस्ली यूनिवर्सिटी की एक थीसिस में ब्लैक एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपिस्ट्स पर शोध किया गया। उसमें पाया गया कि ये सॉरो सॉन्ग्स आज भी ट्रॉमा से उभरने में लोगों की मदद कर रहे हैं। अध्ययन में लगभग 25% मामलों में इन गीतों का सकारात्मक प्रभाव देखा गया। ये दिखाता है कि कैसे कला, खासकर संगीत, गहरे जख्मों को भरने का माध्यम बन सकता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे 100 साल पुरानी गीत आज भी भावनात्मक उपचार में कारगर हैं। अच्छा, अब अगर हम किताब के अगले हिस्सों पर चलें, अध्याय 2 और 3 ऑफ द डॉन ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ डू बॉइस रिकंस्ट्रक्शन के बाद ब्लैक समुदाय के सामने जो सवाल खड़े थे उनसे जूझते हैं, खासकर शिक्षा और नेतृत्व को लेकर।
1877 के समझौते के बाद जब संघीय सेनाएं दक्षिण से हट गई तो फिर क्या हुआ? उसके हटने का सीधा मतलब था दक्षिण में श्वेत वर्चस्व का फिर से स्थापित हो जाना। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान ब्लैक समुदाय को जो थोड़ी बहुत राजनीतिक और सामाजिक बढ़त मिली थी, उसे तेजी से खत्म किया जाने लगा। इसी नाजुक मोड़ पर ब्लैक समुदाय के भविष्य को लेकर दो प्रमुख आवाजों के बीच एक बड़ी वैचारिक बहस छिड़ गई, डुबोइस और बुकर टी वॉशिंगटन। हाँ, बुकर टी वॉशिंगटन, जो टस्कीगी इंस्टीट्यूट के प्रमुख थे। उन्होंने 1895 के अपने मशहूर अटलांटा भाषण में एक, कह सकते हैं, व्यवहारिक रास्ता सुझाया था। उन्होंने कहा कि ब्लैक लोगों को फिलहाल राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक समानता की सीधी लड़ाई छोड़कर औद्योगिक शिक्षा, कड़ी मेहनत और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था कि इससे श्वेत समाज का भरोसा जीता जा सकेगा और धीरे धीरे प्रगति होगी। लेकिन डुबोइस इस अटलांटा समझौते से बिल्कुल सहमत नहीं थे। नहीं। उन्हें ये एक तरह का समर्पण लगा, जैसे हथियार डाल देना। उनका तर्क था कि सिर्फ हाथ का हुनर सीख लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार बुनियादी हैं और उनके बिना सच्ची प्रगति असंभव है। उन्होंने जोर दिया लिबरल आर्ट्स शिक्षा पर, यानी इतिहास, साहित्य, दर्शन, खासकर समुदाय के सबसे प्रतिभाशाली 10% हिस्से के लिए, जिसे उन्होंने टैलेंटेड 10th कहा। उनका मानना था कि यही शिक्षित वर्ग नस्लीय समानता की लड़ाई में नेतृत्व प्रदान करेगा। ये जानना भी जरूरी है कि रिकंस्ट्रक्शन के दौरान फ्रीमन ब्यूरो जैसी संस्थाओं ने ब्लैक लोगों के लिए स्कूल खोले थे, लेकिन 1877 के बाद उनकी फंडिंग बहुत कम कर दी गई थी। तो डुबोइस का ये शिक्षा पर जोर सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं थी, ये उस वक्त की एक बड़ी जरूरत थी। वो शिक्षा को समानता और सशक्तिकरण का मुख्य जरिया मानते थे। बिल्कुल, वो वोट देने का अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और उच्च शिक्षा, इन तीनों को ब्लैक प्रगति के लिए अनिवार्य मानते थे, जिस पर वॉशिंगटन उस समय उतना जोर नहीं दे रहे थे। अगर शिक्षा एक रास्ता था, तो दक्षिण की जमीनी हकीकत क्या थी? अध्याय 4 से 6 में, जैसे ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस और दूसरे निबंधों में, डुबोइस हमें दक्षिण के ग्रामीण इलाकों की अपनी यात्राओं पर ले जाते हैं। वो टेनेसी और जॉर्जिया के ब्लैक बेल्ट कहे जाने वाले क्षेत्रों के अनुभव बताते हैं। ये अनुभव कैसे थे? वो अनुभव जमीनी हकीकत का एक बहुत कड़वा आईना थे। डुबोइस डॉलीविले जैसे गांव का जिक्र करते हैं, जहां भयानक गरीबी थी। ज्यादातर ब्लैक परिवार शेयर क्रॉपिंग यानी बटाईदारी के जाल में फंसे थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां जमीन, जो अक्सर श्वेत मालिक की होती थी, उस पर खेती करने वाले किसान को फसल का बहुत छोटा हिस्सा मिलता था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के बोझ तले दबा रहता था। यह आर्थिक गुलामी का ही एक नया रूप था असल में, और इस सब के ऊपर मंडराता था लिंचिंग का खौफ, कभी भी कहीं भी बिना किसी सुनवाई के हिंसा का शिकार होने का डर। इसी दौर की एक घटना जो इस माहौल को दर्शाती है, वो है 1898 का विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना का दंगा और तख्ता पलट। वहां एक मिलीजुली नस्लीय सरकार थी, जिसमें ब्लैक अधिकारी भी शामिल थे, और शहर आर्थिक रूप से तरक्की भी कर रहा था। लेकिन श्वेत वर्चस्ववादियों की हिंसक भीड़ ने इस सरकार को उखाड़ फेंका, कई ब्लैक लोगों की हत्या की और उनके व्यापार जला दिए। ये दिखाता है कि ब्लैक समुदाय की थोड़ी सी भी प्रगति को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। सही कहा, और यही डुबोइस का निष्कर्ष था कि जिसे प्रगति कहा जा रहा था, वो असल में बहुत धीमी और नाजुक थी। वो जिसे नीग्रो प्रॉब्लम कहा जाता था, उसे असल में अमेरिका की गहरी नस्लीय और आर्थिक समस्या के रूप में देखते थे। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी वो समुदाय की आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। हाँ, वो ब्लैक चर्च और संगीत की भूमिका को रेखांकित करते हैं। चर्च सिर्फ प्रार्थना की जगह नहीं था, वो समुदाय का केंद्र था, सामाजिक जीवन का आधार था और अक्सर प्रतिरोध का स्थल भी। और संगीत, खासकर वो सोरो सॉन्ग्स, वो आत्मा को बल देते थे। शहरों की ओर बढ़ते हुए अध्याय 7 से 9 में, जैसे ऑफ द विंग्स ऑफ अटलांटा, डुबोइस शहरी जीवन के बदलते परिदृश्य को देखते हैं। अटलांटा जैसे शहर नए दक्षिण के प्रतीक बन रहे थे, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, लेकिन क्या शहरों में ब्लैक समुदाय के लिए हालात बेहतर थे? शहरों में अवसर जरूर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नई चुनौतियां भी थीं। डुबोइस अटलांटा जैसे शहरों में ब्लैक समुदाय के बीच बढ़ते अपराध जैसे वेश्यावृत्ति, जुआ का विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो इसे नैतिक पतन के तौर पर नहीं देखते, बिल्कुल नहीं।
वो सीधे तौर पर इसे प्रणालीगत नस्लवाद और अवसरों की भारी कमी से जोड़ते हैं। उनका तर्क था कि जब समाज शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के रास्ते बंद कर देता है तो हताशा और गलत रास्ते वो स्वाभाविक रूप से पनपते हैं। यहीं पर हमें उस बड़े बदलाव की आहट भी सुनाई देती है जो बाद में ग्रेट माइग्रेशन कहलाया। 1910 के दशक से लाखों ब्लैक अमेरिकन बेहतर जीवन और कम भेदभाव की तलाश में दक्षिण के ग्रामीण इलाकों को छोड़कर उत्तर और पश्चिम के औद्योगिक शहरों की ओर जाने लगे। और डू बॉयज यहां फिर चेतावनी देते हैं। वो न्याय और समानता की मांग करते हैं, वरना उनका मानना था कि दमन और अन्याय अंततः हिंसा को जन्म देगा। वो फिर से टैलेंटेड टेंथ की जिम्मेदारी पर जोर देते हैं कि वे सिर्फ अपनी तरक्की ना देखें बल्कि पूरे समुदाय का मार्गदर्शन करें और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। किताब के अगले अध्याय 10 से 12 जैसे ऑफ द फेथ ऑफ द फादर्स हमें फिर से धर्म और आध्यात्मिकता की दुनिया में ले जाते हैं। डू बॉयस अफ्रीकी अमेरिकी चर्च की जड़ों को अफ्रीका तक ले जाते हैं और उसकी विशिष्टता को समझाते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे अफ्रीकी धार्मिक परंपराएं ईसाइयत के साथ मिलकर एक अनोखा रूप ले लेती हैं। नीग्रो चर्च गुलामी के दौर में भी स्वायत्तता और आत्मसम्मान का एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। हालांकि डू बॉयज इस पर भी ध्यान दिलाते हैं कि कई बार श्वेत संरक्षकों का नियंत्रण इन चर्चों की पूरी आजादी को सीमित करता था, लेकिन फिर भी चर्च समुदाय के लिए एक मजबूत सहारा था। और यहाँ फिर सोरो सॉन्ग्स का जिक्र आता है। डू बॉयज स्विंग लो स्वीट चाइल्ड जैसे गीतों का विश्लेषण करते हैं। ये गीत सिर्फ दुख बयान नहीं करते, इनमें मुक्ति का दोहरा अर्थ छिपा है, इस दुनिया के दुखों से मुक्ति और शायद गुलामी से भी मुक्ति। ये गीत आशा और प्रतिरोध की गहरी भावना लिए हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट जैसे ब्लैक चर्चों ने सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अहम सामाजिक और राजनीतिक भूमिका निभाई। वे शिक्षा के केंद्र बने, आपसी सहायता नेटवर्क बनाए और बाद में नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। डू बॉयज का निष्कर्ष यही था कि गहरे दुख और संघर्ष के बीच ही सच्ची आशा और आत्मिक शक्ति का जन्म होता है। ब्लैक आत्मा की सहन शक्ति और लचीलापन ही उसकी पहचान है। किताब का अंत यानी पोस्टस्क्रिप्टम ऑफ द पासिंग ऑफ द फर्स्ट बॉर्न दिल को छू लेने वाला है। इसमें डू बॉयज अपने पहले बेटे बर्क की बहुत कम उम्र में हुई मृत्यु के व्यक्तिगत दुख को बयान करते हैं। ये बहुत ही मार्मिक है। और जो बात इसे और भी शक्तिशाली बनाती है वो ये है कि डू बॉयज अपने इस निजी दुख को नस्लवाद के व्यापक दर्द और उस व्हील के अनुभव से जोड़ते हैं। उन्हें इस बात का दुख होता है कि उनका बेटा इस व्हील के पीछे पैदा हुआ और उसे कभी इसके पार जाने का मौका नहीं मिला। वो लिखते हैं कि शायद ये अच्छा ही हुआ कि वो इस नस्लीवादी दुनिया की कड़वाहट झेलने से बच गया। इस तरह वो अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को एक सार्वभौमिक मानवीय पीड़ा और नस्लीय अन्याय के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं। किताब इन शब्दों के साथ समाप्त होती है, नीग्रो आत्मा को शांति मिले, पीस टू द नीग्रो सूल, एक गहरी वेदना और शांति की कामना। अब सवाल ये उठता है कि ये किताब जो 120 साल पहले लिखी गई आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या इसके विचार सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हैरानी की बात है कि डू बॉयज के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं। ब्लैक स्टडी, समाजशास्त्र, इतिहास, इन सभी क्षेत्रों में द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक एक फाउंडेशनल टेक्स्ट मतलब एक बुनियादी ग्रंथ मानी जाती है। और हाल के शोध इस बात को और पुख्ता करते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। उदाहरण के लिए 2024 की सोशियोलॉजी कंपास में प्रकाशित एक स्टडी एक ग्राफिक डबल कॉन्शियसनेस पर नजर डालती है। ये दिखाती है कि समकालीन ब्लैक कलाकार डू बॉयज के डबल कॉन्शियसनेस के सिद्धांत को समझने और व्यक्त करने के लिए ग्राफिक और विजुअल आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में इसमें करीब 20% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट आज भी कलाकारों और विचारकों को प्रेरित कर रहा है। अच्छा, यानी इस जटिल अनुभव को शब्दों के परे विजुअली भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। हाँ, और सिर्फ अकादमिक जगत में ही नहीं। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, 2025 की लेस्ली यूनिवर्सिटी की थीसिस ने सोरो सॉन्ग्स की हीलिंग पावर को पहचाना। इसी तरह 2025 के सेज जर्नल्स के एक लेख ने पाया कि ब्लैक स्टडीज में गुणात्मक शोध, जिसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, उसके लिए डू बॉयज के तरीके आज भी आधार का काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, BLM जैसे समकालीन आंदोलनों को समझने में डू बॉयज के विश्लेषण का करीब 30% योगदान है। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। क्या उनके विचारों का असर सिर्फ ब्लैक अनुभव तक सीमित है? ये भी एक दिलचस्प बात है। डू बॉयज ने सिर्फ ब्लैक सोल्स की बात नहीं की,
उन्होंने बाद में द सोल्स ऑफ वाइट फोक जैसा निबंध भी लिखा। 2020 के टेलर एंड फ्रांसिस के एक पेपर ने इसी निबंध का विश्लेषण किया और पाया कि इसने श्वेत विशेषाधिकार यानी व्हाइट प्रिविलेज की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विश्लेषण ने नस्लवाद के अध्ययन में लगभग 35% नई अंतर्दृष्टि, नई समझ प्रदान की है। डुबोइस बहुत पहले समझ गए थे कि नस्लवाद को समझने के लिए सिर्फ उत्पीड़ितों को ही नहीं, बल्कि उत्पीड़न करने वाली व्यवस्था और मानसिकता को भी समझना जरूरी है। और इन अकेडमिक अध्ययनों के अलावा हाल ही में 2025 के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अपडेट ने भी द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक को सदी के मोड़ पर अमेरिकी नस्लीय संबंधों को समझने के लिए एक मील का पत्थर माना है। तो कुल मिलाकर सबूत स्पष्ट हैं, ये किताब आज भी जिंदा है और हमसे बात करती है। तो ये साफ है कि द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक सिर्फ इतिहास का बयान नहीं है, ये इतिहास को बदलने वाली ताकतों को समझने का एक शक्तिशाली जरिया है। इसने रिकंस्ट्रक्शन के बाद की चुप्पी को तोड़ा और नस्लीय अन्याय के खिलाफ एक बौद्धिक और भावनात्मक आवाज बुलंद की। डुबोइस का केंद्रीय संदेश शायद यही था कि डबल कॉन्शियसनेस की इस विभाजित अवस्था से ऊपर उठना होगा। एक ऐसी एकीकृत पहचान बनानी होगी जो न सिर्फ अमेरिकी हो, न सिर्फ ब्लैक, बल्कि दोनों का एक सच्चा और आत्मसम्मानित मिश्रण हो। उन्हें पूरी इंसानियत का हिस्सा माना जाए, बिना किसी व्हील के, बिना किसी पर्दे के। और इसका असर भी दूरगामी रहा। इस किताब ने NAACP यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल जैसे महत्वपूर्ण संगठन की नींव रखने में भूमिका निभाई, जिसके डू बॉयज खुद संस्थापकों में से एक थे। इसने बाद की पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं और नागरिक अधिकार आंदोलन के नेताओं को प्रेरित किया। और जैसा हमने देखा, इसकी प्रासंगिकता आज के दौर में भी उतनी ही है। ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन हों या नस्ली न्याय के लिए चल रहे अन्य संघर्ष, वे कहीं ना कहीं डुबोस द्वारा उठाए गए सवालों से ही जूझ रहे हैं। व्हील और डबल कॉन्शियसनेस जैसे विचार आज भी हमें प्रणालीगत नस्लवाद और उसके प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक एक आह्वान है नस्ल के उस व्हील को हटाने का, उस डबल कॉन्शियसनेस के पार जाने का और एक ऐसे समाज का निर्माण करने का जहां हर आत्मा को उसकी पूरी गरिमा मिले। ये इतिहास से मिली एक प्रेरणा है जो हमें संघर्ष, सहन शक्ति और कभी न हारने वाली उम्मीद की कहानी सुनाती है। जो भी श्रोता अमेरिकी इतिहास, नस्ली संबंधों या सामाजिक न्याय के मुद्दों में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये किताब पढ़नी बहुत जरूरी है। ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद फायदेमंद अनुभव हो सकता है। और अच्छी खबर यह है कि ये क्लासिक अब पब्लिक डोमेन में है। आप इसे प्रोजेक्ट गुटनबर्ग जैसी वेबसाइट्स पर मुफ्त में HTML, EPUB या किंडल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। आसानी से मिल जाएगी। चलते चलते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके विचार में W.E.B. डुबोइस का सबसे स्थायी योगदान क्या है? क्या वो डबल कॉन्शियसनेस का सिद्धांत है, टैलेंटेड 10th का विचार, शिक्षा पर उनका जोर या नस्लीय अन्याय के खिलाफ उनकी अटूट आवाज? या फिर ये सोचिए कि आज के हमारे समाज में, चाहे वो अमेरिका हो या कहीं और, क्या हमें डबल कॉन्शियसनेस या उस व्हील के नए रूप दिखाई देते हैं? सोचने वाली बात है ये। पॉकेट बुक जोन पर आज के इस विचार विमर्श में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि डुबोइस के किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या आप अगली बार किस किताब पर ऐसी ही गहरी बातचीत सुनना चाहेंगे। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।